सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी अभाज्य गुणनखंड संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की। तो अपने आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है आपके पास 360 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें कंडीशन ये है जो 8 का गुणज हो। तो इस क्वेश्चन को अपने कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 360 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 360 के गुणनखंड निकालने के लिए अपने क्या करें कि 360 किससे डिवाइड है, 180 इंटू 2, यानी 180 इंटू 2, तो 2 इंटू 180, 180 किससे डिवाइड है, 2 इंटू 90, तो 2 इंटू 90, 90 किससे डिवाइड है, 2 इंटू 45, 45 किससे डिवाइड है, 3 इंटू 15, 15 थी 45 तो 3, फिर 15 को फैक्टर कर लो, 3 इंटू 5। तो अपने लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और इसमें कंडीशन दे रखी है कि वो क्या हो, आपका 8 का गुणज हो। तो देखो अपने बात करते हैं, यहाँ पे जो 8 बन रहा है वो बन रहा है 2 की पावर 3 से, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यानी ये दोनों किसके गुणज है, 8 के। तो अपने 8 को क्या कर लेते हैं बाहर, तो 2 की पावर 3 को मैं अगर बाहर रखता हूं तो अंदर क्या रह गया, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब अपने क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 3 की पावर 2 है तो पावर में क्या कर दो, 1 ऐड, 5 की पावर 1 है तो इसमें भी क्या कर दो, 1 प्लस 1। तो आपके पास फाइनल आंसर आया, तो 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2, और आंसर कितना है 6। यानी जो भी आपका गुणज है उसको क्या करो, आप बाहर रख लो, और जो भी अंदर बचा उसकी पावर में जो भी है उसमें क्या कर दो, प्लस 1। तो लास्ट में रिजल्ट आया आपका 6। तो ये तो था 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 की पावर 5 इंटू 30 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 7 इंटू 25 की पावर 2। और अपने को बात करने हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या करेंगे, अपने जो 24 है इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 24 के फैक्टर होंगे आपके पास 2, 2, 12, और 12 को डिवाइड करो 2 इंटू 6, 6 को डिवाइड करो 2 इंटू 3। तो ये आ गए किसके, 24 के फैक्टर, और इनकी पावर कितनी है 5। 30 के फैक्टर, 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, और इसकी पावर कितनी है 2। 19 की बात करें तो 19 की कोई फैक्टर नहीं है तो 19 की पावर 7। 25 की बात करें तो 25 के फैक्टर हैं 5 इंटू 5 और पावर में 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अपने को क्या करना है, जो पावर में है तो इसकी पावर में भी एक है, इसकी पावर में भी एक है, इसकी पावर में भी एक है, यानी टोटल अब अगर इन सबको अपने ऐड कर दें तो 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी टोटल होगी 4, 4, और ऊपर कितना है 5। तो टोटल कितने आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 20। कितने आ जाएंगे 20। यानी अगर आपसे पूछ ले 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो कितने बताओगे 20। उसके बाद बात करें 2, 3, 5, तो इसका कितना आएगा, सबकी पावर 1 है तो इसको क्या कर लो 3, और पावर में क्या है 2, तो टोटल कितना हो गया 6। 19 का एक ही है तो कितना आएगा 7, 5, तो ये कितना हो गया 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इन सबको जोड़ दे अपने 20 और 6 26, 26 और 7 43, और 4 कितना हो गया 47, सॉरी 37। 20 और 6 26, 26 और 7 33, और 4 37, यानी टोटल आंसर कितना है आपका 37। तो ये तो था कि अभाज्य गुणनखंड निकालने कैसे हैं। इसमें एक और तरीका अपने कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर यहाँ पे भी 1 है,
तो आप क्या करो, 5 को अंदर सबकी पावर में गुना कर लो। कैसे? जैसे 5 को यहाँ पे गुना करो तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। तो इनको आप वैसे भी ऐड कर सकते हो, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। तो जो आपको सिंपल लगे, आसान लगे, वो तरीका यहाँ पे अपनाओ जिससे आपका आंसर जल्दी आ सके। तो अब आ जाए गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी होगी? 37। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं अपने लिखते हैं 18 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 32 की पावर 4 इंटू 37 की पावर 2, और इसमें निकालनी है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट में इसके आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 की पावर 17, 1.5 की पावर 8 और 2.5 की पावर 9। और अब यहाँ पे आगे पॉइंट, अगर यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो इसमें क्या करना है आपको, वही तरीका, 50 के आप निकालो फैक्टर। तो 50 के फैक्टर होंगे यहाँ पे 2, 25, 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, और पावर में कितने हैं? 17। 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? 1.5 को आप लिख सकते हो, अपने पॉइंट हटाएं तो बटे में कितना आएगा? 10, और इसकी पावर कितनी है? 8। इसी तरह यहाँ पे भी 2.5 है, अपने अगर पॉइंट हटाए तो बटे में कितना आएगा? 10, और पावर कितनी है? 9। अब यहाँ पे वही तरीका जैसे ऐड किए थे, 1 1 और 1। तो इसमें अगर आपके पास बटे में आ जाए तो पहले इनको अपने आसान फैक्टर में यूज कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, ये कितना होगा? 5 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा? 2 पे। तो फाइनल अपने पास आया 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 17, और यहाँ पे हो गया 3 बटा 2, और इसकी पावर 8, 5 बटा 2 की पावर 9। तो अपने बात करते हैं फाइनल आंसर की। जैसे आपको यहाँ पे अगर अंश और हर में दे दिया जाए तो आप क्या करो, ऊपर वाले जो भी हैं अंश में उनको सबको क्या कर दो? ऐड, और नीचे वालों को क्या कर दो? माइनस। कैसे? तो इसके अपने आंसर पे पहुंचे तो यहाँ पे है 17, और अंदर आपके फैक्टर हैं 3, तो 17 तिये 51, और यहाँ पे है 3 की पावर 8, और यहाँ पे है 5 की पावर 9। तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 8, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 9। उसके बाद क्या करना है, यानी ऊपर वाले सबको क्या कर दो आप? ऐड, और नीचे वाले को क्या कर दो आप? माइनस। तो माइनस करोगे यहाँ पे तो देखो 3 की पावर अगर 8 है तो नीचे भी 2 की पावर क्या होगी? 8। तो 2 की पावर 8, और यहाँ पे 2 की पावर 9। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो भी आपके पास फैक्टर बने हैं उन सब की पावर को क्या कर दो आप? ऐड, और नीचे वाली पावर को क्या कर दो? अलग से ऐड, और ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर जो भी हैं उनको आपको क्या कर दो? माइनस। तो अपने बात करें फाइनल आंसर की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 51 प्लस 8 प्लस 9 माइनस, तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, 8 माइनस 9। तो यहाँ पे 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया। तो लास्ट फाइनल आंसर क्या है आपका? 51। फाइनल आंसर क्या है? 51। तो ये थे क्वेश्चन। अगर आपको पास दे दिया जाए कि पॉइंट में अगर आपको दे दिया जाए तो क्या करो, तो पॉइंट में पहले तो इनको फ्रैक्शन में सही से आप तोड़ लो। 3/2 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा? 5/2। उसके बाद ऊपर वाले जो भी पावर है उन सबको आपको क्या कर दो? ऐड कर दो। नीचे वाले जो भी पावर में है उनको ऐड करके ऊपर वाले में से क्या कर दो? माइनस। तो ये तो था कि अगर पॉइंट में दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 विभिन्न अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, योग 100 है। तो इसमें एक संख्या
एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कितना अधिक है? 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो ये है क्वेश्चन कि तीन विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग कितना है? 100, और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है? 36। यानी एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, इसका मतलब डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसमें से लास्ट में आपको चाहिए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अपने बात करें इसके सॉल्यूशन की। तीन विभिन्न अभाज्य संख्याएं, तो अपने मान लेते हैं वो अभाज्य संख्याएं x प्लस वाई प्लस जेड, और इनका योग कितना है? 100। अब ध्यान दें, अगर अपने बात करें 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं, तो आप कहोगे सर इसमें 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है और 7 भी। यानी टोटल संख्या कितनी थी? 4। यानी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो टोटल कितनी है यहाँ पे? 4। उसके बाद अपने बात करें 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक की बात करें तो 1 से 100 तक में भी स्टार्टिंग में क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। यानी 2 मैंने बताई थी कि एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? आपकी अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। इसका मतलब तीनों में से एक संख्या तो क्या होगी आपकी? 2। तो अपने मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है आपकी? x। कौन सी है? x। तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि 2 प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 100। तो y प्लस जेड का मान कितना है? 100। 2 उधर जाके माइनस में, और ये आ गया आपके पास 98। एक तो होगी कंडीशन ये। उसके बाद बात करें एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 36 अधिक, यानी दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो अगली कंडीशन हुई कि y माइनस जेड जो है वो कितना है आपका? 36। ये होगी 2। तो अपने पास आ गई 2 इक्वेशन, और यहां से अपने दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो अपने इनको ऐड करके देखते हैं। तो z से z कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y। तो 2y और 98 और 36, 8 और 6 14, यहाँ पे आ गया 1, 10, 10 और 3 13, 134। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा? y इक्वल 134, 2 गुना में इधर आके भाग में, तो कितना आ जाएगा आपके पास? यह आ जाएगा 2, 6 और 7। तो y का मान क्या आया? 67। तो इसी तरह अपने x का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का मान, जो y का मान है 67, वो आप कहाँ रख दो? अपने को मान किसका निकालना है? z का। तो यहाँ पे y का मान रखते हैं अपने 67। तो यहाँ पे y का मान रखते हैं अपने 67, और z है इक्वल 98। तो z इक्वल 98 माइनस 67, तो ये आ जाएगा अपने पास 31। तो अगर आपसे पूछे x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 67, z का मान कितना है? 31। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी? y। यानी y का मान कितना है? 67। तो फाइनल आंसर क्या है आपका? y इक्वल 67। तो ये तो था क्वेश्चन कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। लेकिन इसमें कंडीशन अपने को ये ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका स्टार्टिंग जो नंबर है वो क्या होता है? सम। और सम आपका एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य है। बाकी सारी कौन सी होगी आपकी? विषम संख्याएं। तो बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आपसे पूछ ले कि तीन जो संख्याएं हैं विभिन्न अभाज्य है, उनका मान है 38, यानी इनका टोटल कितना है? 38। तो बताओ a का मैक्सिमम मान क्या होगा? a का मैक्सिमम मान क्या होगा? यानी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार पूछ लिया कि a का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो वही बात आपको अगर पता है कि 1 से 10 तक स्टार्टिंग में क्या आएगा? 2, 3, 5, 7। इसका मतलब जो 2 है वो आपको कहीं ना कहीं तो इसमें फिक्स मिलेगा कि सम संख्या एक तो फिक्स मिलेगी। तो मान लेते हैं कि अपने को a निकालना है, तो b और c रह गई। तो b और c में से किसी एक को मान लेते हैं। मान लो b कितना है? 2। b कितना है? 2।
तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2 + a + c = 38। तो a + c का मान कितना आ गया 36। तो 36 यहाँ पे है a + c का मान। और फिर अपने बात करते हैं कि आपसे पूछा a का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो अपने बात करते हैं अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें विषम संख्याएं और एक मात्र कौन सी होती है, सम संख्याएं। तो यहाँ पे कंडीशन अब अगर अपने बनाए कि अगर a को अपने 36 रखें तो c कितना होगा 0। c कितना होगा 0, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 36। एक तो होगी ये कंडीशन। उसके बाद अपने अगर 35 रखें और यहाँ पे मैं 1 रखूं तो आपके पास कितना आएगा 36। तो क्या एक अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं है। क्या 35 अभाज्य संख्या है, नहीं है। इसका मतलब आपकी ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एक के 2 गुणनखंड नहीं होते। 35 के 3 गुणनखंड है, क्योंकि 1 भी आएगा, 7 भी आएगा, 5 भी आएगा। फिर अपने बात करते हैं 34 + 2, तो ये भी 36 हो रहा है, यानी a का मान 34 है। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे 3, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की कंडीशन है कितने होने चाहिए 2 गुणनखंड। तो 2 तो सही है, लेकिन ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो उसके बाद लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 31 + 5, कितना हो गया 36। तो जो 31 है वो क्या है आपका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हैं 2 हैं, 1 और 31। और ये है 5, ये भी इसके गुणनखंड कितने हैं 2, 1 और 5। तो आपका आंसर कितना आया, ए का मैक्सिमम मान जो होगा वो होगा 31। तो यहाँ पे इस बार अपने से डिफरेंस नहीं पूछा था कि डिफरेंस क्या होगा, सीधा पूछ लिया कि अगर इनका टोटल 38 है तो ए का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रह गया वो है संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या को और क्या कहते हैं, तो इसको भाज्य भी कहते हैं। भाज्य या एक और मान है जिसको बोलते हैं यौगिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या क्या होती है, तो संयुक्त संख्या वो होती है जो अभाज्य संख्या ना हो, यानी जो भी संख्या ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या ना हो, अभाज्य संख्या नहीं हो। तो संयुक्त संख्या के लिए पहली कंडीशन तो ये कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। कितने, 2 से ज्यादा, 2 से अधिक गुणनखंड। तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या संख्या होगी आपकी, संयुक्त संख्या। कौन सी संख्या होगी, संयुक्त संख्या। अभाज्य गुणनखंड के लिए अपनों को पता है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसमें बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। जैसे मैं अगर 2 लिखता हूं तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 और 2। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे 2। तो ये कौन सी संख्या होगी, अभाज्य है, यानी ये संयुक्त संख्या नहीं है। 3 की बात करें तो कितना आएगा 1 और 3। 4 की बात करें तो 4 में क्या आएगा 1, 2 और 4। इसका मतलब इसमें कितने गुणनखंड है, इसमें गुणनखंड है 3। कितने गुणनखंड है 3। तो इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं, संयुक्त संख्या। क्या ये प्राइम है, क्या ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है। और इसके गुणनखंड कितने हैं 3। इसका मतलब ये दोनों जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये संख्या है आपकी संयुक्त संख्या। और इसमें नोट करने वाली बात यह है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, तो वो सबसे छोटी संयुक्त संख्या है आपकी 4। कौन सी है, 4। न तो 1 है, न 2 है, न 3 है, कौन सी है 4, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है और अभाज्य संख्या भी ये नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपने सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्या,
इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका एक दूसरे से न तो भाग जाए और न ही एक दूसरे से क्या हो, डिवाइड हो। न तो भाग जाए एक दूसरे का भाग ना जाए, और दूसरी कंडीशन है कि एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। तो एक दूसरे का ना तो आपस में भाग जाए और न ही ऐसी संख्या जिसका दोनों से डिवाइड हो। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कि चार संख्या लिखता हूं 7, 11, 10, 21, 15, 16, 15 और 24। तो ये संख्याएं आपको बताना है कि ये संख्या आपकी सहभाज्य है या नहीं है। तो पहली कंडीशन बात करते हैं, एक दूसरे से भाग ना जाए। क्या 7 का 11 में भाग जाता है? नहीं। 11 का 7 में जाता है भाग? नहीं जाता। तो पहली कंडीशन अप्लाई। दूसरी देखते हैं कि एक ही संख्या से दोनों विभाजित ना हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें 7 भी आए और क्या 11 भी आए। तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं है जिसमें 7 भी आए और 11 भी आए। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है आपकी? सहभाज्य। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका मतलब कैसी संख्या ये? सहभाज्य। दूसरी बात करें, 10 का 21 में भाग जा रहा है? नहीं। 21 का 10 में? नहीं। उसके बाद बात करें ऐसी संख्या जो दोनों के यानी दोनों संख्याएं उस पाड़े में आए, तो ऐसी भी कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपकी? सहभाज्य। 15 का 16 में भाग नहीं जाता, 16 का 15 में भाग नहीं जाता, और ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों संख्या उस पाड़े में आए। तो ये कैसी आपकी? सहभाज्य। फिर 15 और 24 की बात करें, क्या 15 का 24 में भाग जाता है? नहीं। 24 का 15 में जाता है? नहीं। तो इन दोनों का भाग एक दूसरे में नहीं जाता। लेकिन ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसी संख्या है आपकी 3। देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 भी डिवाइड हो जाएगा 5 पे। 3 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24। यानी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है आपकी? सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो ये है कंडीशन जो आपको दोनों ध्यान रखनी है। दोनों अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वो कैसी संख्या है? सहअभाज्य है। कि दो लगातार प्राकृत संख्या सदैव सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे बात करें अपने, अगर मैं लिखता हूं 20 और 21 लिखता हूं और एक लिखता हूं मैं 10 11, तो लगातार प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? सहअभाज्य। कैसे संख्या? सहअभाज्य। कि दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होगी? सहअभाज्य। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, यानी जो कहां से स्टार्ट हो? 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। यानी प्राकृत संख्या अगर लगातार आ रही है, इसका मतलब वो कैसी संख्या है? सहअभाज्य। उसके बाद अपने बात करते हैं कि अगर आपको संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पूछ ले, जैसे 7 और 11 है, इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो एचसीएफ और एक बात करें एलसीएम। तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं अपने 7 और 11 का। तो यहाँ पे आएगा आपके पास, ये एक पेज आएगा 7, फिर ये भी एक पेज आएगा 11। तो यहाँ पे एलसीएम आया आपके पास 7 और 11, यानी 77। एचसीएम की बात करें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो, तो एक कितना आएगा? 1। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है सहभाज्य संख्याओं में, नोट लगा के, कि दो सहअभाज्य
सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा? 1। हमेशा फिक्स रहेगा कि दो सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF है कितना रहेगा? 1। और दो सह अभाज्य संख्याओं का जो LCM है वो हमेशा क्या होगा? दोनों का गुणनफल। क्या होगा? दोनों का गुणनफल। तो ऐसे करने से बढ़िया है कि अपनी ये दोनों लाइनें ध्यान रख लें कि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा? 1 होगा और LCM क्या होगा? उनका गुणनफल। अगर अपने जैसे बात करें 10 और 11 का आपसे पूछ ले कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इनका HCF बताओ, तो HCF सीधा अपने बात कर लेंगे HCF कितना होता है? 1। लेकिन LCM कितना होता है? LCM होता है 10 × 11। 10 × 11। तो ये तो बात होगी सहअभाज्य संख्याओं की। तो संख्याओं से रिलेटेड अपने आगे बात करें, आगे अपने दशमलव संख्याएं, किसकी बात करें? दशमलव संख्याओं की। तो दशमलव संख्याओं का अपनों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो है शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव की बात करें यानी ऐसे संख्या जो मतलब अगर डिवाइड करें तो वो एक जगह जाके रुक जाए। जैसे बात करें अपने 1/4 लिखा मैंने, 4 को 1 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाया तो ऊपर आया 0, तो कहाँ पे जाएगा ये? 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0 लगाया, 4 5 20, यानी पॉइंट 2 5 के आगे ये आगे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? शांत। आगे डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है? शांत। अशांत की बात करें अपने तो अशांत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और एक है अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब क्या है? जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 1/3। अगर मैं डिवाइड करूं 1 में 3 का भाग दूं तो अपने यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो 0 आया। 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, फिर 1, फिर 0 लगाया, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे, यानी ये चलता रहेगा। अशांत मतलब कि डिवाइड होता जा रहा है। आवर्ती मतलब यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी 3 3 3 3। आवर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब अपने लिख सकते हैं कि 0.3 और इस पे बार। बार का मतलब है कि 3 सेम रिपीट हो रहा है तो आप 3 के ऊपर बार लगा सकते हो। अशांत अनावर्ती का मतलब है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे √2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.41428 और यही संख्या आपकी सेम रिपीट हो जाएगी बाद में। तो इसका मतलब अशांत मतलब कि चलता रहेगा, यानी इसका जो डिवाइड होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। अनावर्ती का मतलब जो ये संख्या है ये संख्या आपकी आगे रिपीट होगी। इसी तरह √3, √5 और √7। तो ये तो बात होगी दशमलव संख्याओं की, यानी शांत दशमलव, और ये है अशांत दशमलव। अपनों ने संख्याओं में बात करी थी दशमलव संख्या से, एक पार्ट यहाँ पे भी था जो था पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड। तो संख्याओं को अपनों ने दो में डिवाइड किया था, एक तो पूर्णांक संख्याएं और एक दशमलव संख्याएं। तो एक चीज इसमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि शांत दशमलव हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या। हमेशा क्या होगी? परिमेय संख्या। शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। और बात करें अशांत आवर्ती दशमलव तो ये भी आपकी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन
ये जो संख्या है अशांत अनावर्ती दशमलव, ये संख्या कहलाएगी आपकी अपरिमेय। अपरिमेय, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगी, और पूर्णांक जो संख्या आती है वो भी क्या कहलाएगी आपकी? परिमेय। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है दशमलव संख्याओं में कि इसमें परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है, तो इसके बारे में अपने डिटेल में अगली क्लास में जो भी है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन और इसके बारे में आगे देखेंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।